राम राम दोस्तों, सभी को मैं राजेश कुमार आपके इस YouTube चैनल विवेकानंद प्लस लक्ष्य एकेडमी फतेहाबाद पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया सब्जेक्ट जो है आपका बहुत बच्चों की मांग रही होगी कि सर हिंदी के विषय के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो आज हम हिंदी विषय का जो है विशेष टॉपिक जो है वो लेके आ रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है, आप आज तक कभी चीजें करते रहे होंगे लेकिन अभी तक ऑथेंटिक बात पे अभी आप नहीं पहुंचे होंगे। हम उसी टॉपिक को लेके आ रहे हैं और परीक्षा में हर एक नंबर आपको ये दिलाएगा। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका वो नंबर कभी आज के बाद में नहीं कटेगा। लेकिन है आसान सा टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्रिया की। जैसे ही क्रिया के बारे में लिखा तो आधे के तो मन में एक विचार आने लगा होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। और आज तक हम एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया क्या है। तो विचार वही होगा कि किसी कार्य के करने या होने का जो बोध है वो क्रिया होगी। क्या ये बात ऑथेंटिक रूप से देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है या नहीं है? अगर देखें तो अगर आपकी इस बात को सत्य मान लिया जाए, जैसे कि कुछ एक उदाहरण आपके सामने रखे जाएं कि ये मार्कर चलता है, ये मार्कर जो है वो चलता है, तो कार्य का होने या करने का जो बोध है वो तो पाया जाता है। देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता, लेकिन नहीं चल रहा है। जैसे कि हम कहते हैं पंखा चल रहा है, अगर उसके करंट को बंद कर दिया जाए, लाइट स्विच ऑन कर दी जाए, क्या वो चलेगा? या उसकी जो मोटर है वो निकाल दी जाए, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो कार्य के करने या होने का बोध कहाँ पाया जाएगा? हम कहते हैं, हंसते हैं, अगर मुंह बंद ही रखें और कहते भी हंस के दिखाओ, संभव है क्या? कतई नहीं है। अब जैसे कि दौड़ते हैं, दौड़ना क्रिया है, हम कई बार कहते हैं, लेकिन टांगों को बांध दें, बोले जी दौड़ो, हो सकता है? नहीं होगा। तो क्रिया क्या है? आज तक हम इस बात को विशेषतः पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं वो अधूरी है। कैसे है वो पूरी कैसे होगी कि कार्य के करने या होने का जो बोध है वो पाया तो जाता है, लेकिन वो जो कार्य है वो किसी अंग के माध्यम से पूरा जरूर होता है। अंग के माध्यम से पूरा जरूर होता है। ये जो एक्चुअल बात है वो ये है। इसमें अगर हम बात करें कि सांस ले रहे हैं, क्रिया है, लेकिन सांस ले रहे हैं तो अंदर के फेफड़े काम कर रहे हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? लोग क्रिया का क्या कर देंगे? कर्म कर देंगे। फिर कहीं जल्दी उठाओ भाई इसको। इसका मतलब यह है कि अगर हम इतनी बात को रखें तो हमारी परिभाषा कहीं अधूरी रहेगी। तो हम इस बात को विशेषतः ध्यान देना कि क्रिया क्या है। कार्य के करने या होने का जो बोध पाया जाता है वो क्रिया है, लेकिन वो जो कार्य है वो किसी न किसी अंग के माध्यम से क्या होता है? पूरा जरूर होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, मार्कर चलता है तो हम इसको चलाएंगे तभी चलेगा। पंखा चल रहा है तो इसके अंदर मोटर डालेंगे तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। क्रिया का जो एक मूल रूप है वो क्या है? तो हम कहेंगे धातु होती है। क्या होती है? तो धातु होती है। जैसे कि पढ़, लिख, ये क्या है? धातु का एक रूप है। तो आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाए कि क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? तो धातु है। अब बात करते हैं कि क्रिया के जो प्रकार हैं वो क्या होंगे। क्रिया दो प्रकार से हैं। कौन कौन सी है? तो हमने इसको भी दो भागों में बांटा हुआ है। आपके मन में एक विचार आया होगा, कौन से दो प्रकार में बांटा हुआ है, तो कौन सा होना चाहिए? तो जवाब बिल्कुल आप कमेंट डालेंगे तो अकर्मक और सकर्मक। नहीं, हम इसको इस आधार पे करेंगे। एक तो आप कर्म के आधार पे क्रिया को पढ़ते हैं, एक आप कर्म के आधार पे क्रिया को पढ़ते हैं, और दूसरा जो है वो रचना के आधार पे क्रिया को पढ़ा जाता है। और परीक्षा में कई बार जो क्वेश्चन है वो यहां से उठता ही है
और हम बस एक आधी ट्रिक या कोई विचार लगाते ही इसको सोचते हैं कि ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उतने ही एक इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये चीज़ें कभी आपको समझ में आ ही नहीं रही होगी। तो कर्म के आधार पे देखें तो दो भाग हैं इसके, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं। वो है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। पहली कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी है? सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पे क्रिया के जो भेद हैं वो कई हैं, जैसे कि इसमें भी हम डाल लेते हैं समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, रंजक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ये जो आपके भाग रहेंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? रचना के आधार पे क्रिया के भेद होंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है तो या सकर्मक क्रिया क्या है। देखिए, अकर्मक मीन्स कर्म होगा, हमारा जो वाक्य है उसके अंतर्गत कर्म होगा। ए मतलब होता है नहीं, कर्म किसके साथ? क्रिया के साथ। यदि वाक्य में आपका कर्म नहीं है तो हम इस बात को कहेंगे वो जो भेद होगा क्रिया का वो कौन सा होगा? अकर्मक होगा। स मतलब साथ है, कौन? कर्म क्रिया के। अगर क्रिया के साथ कर्म है तो हम इस बात को बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं कि वो जो भेद होगा वो कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो ये परिभाषा रहेगी इन दोनों की। अब परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो क्या आते हैं? निम्नलिखित वाक्य में से बताएं कि कौन सी क्रिया होगी। तो हम उसको भी कैसे चेक करते हैं, तो आप इस बात को विशेषतः नोट डाल लीजिए। आज के बाद कभी क्रिया आपकी गलत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को जरूर और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए अगर आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लग रही होगी। हम HSSC के जितने हिंदी आती है ना वो 5 से 6 क्लास में हम पूरी कर देंगे, क्योंकि हम वही पॉइंट उठाएंगे जो परीक्षा में आ रहा है। क्योंकि 6 या 7 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आ रहे हैं, हम केवल वहीं से ही प्रश्न लेने वाले हैं और आपका वो नंबर है वो कभी कटे ही ना। ठीक है, हम उस पॉइंट पे जरूर जाएंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि भाई निम्नलिखित वाक्य में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कौन सा होगा? ऑप्शन A, B, C, D। बच्चा रो रहा है, राम कूद रहा है। तीसरा जो हमारा उदाहरण है, मोहन सेब खाता है। और चौथा है सीता खा रही है। ये वो पहला तरीका है जिसके अंतर्गत हम ये ढूंढेंगे कि सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण रहेगा। परीक्षा की दृष्टि से जब आसान परीक्षा बन रही हो तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन ये जो ठीक होने के जो चांसेस हैं, मीन्स इस प्रकार के परीक्षा में 10% हम इसको ठीक कर पाते हैं। सभी उदाहरण इस आधार पे हम कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। कैसे? अब आप क्या है कि भाई अगर हमें इनमें से उदाहरण देखना है कि कौन सा उत्तर होगा, तो पहला जो आपका 10% का जो काम करता है वो कहता है कि आप प्रश्न करिए वाक्य के साथ क्या का। अगर जो प्रश्न बनता है वो सही प्रश्न बन रहा है, उसका सही उत्तर आ रहा है, तो वो जो क्रिया का भेद होगा वो सकर्मक होगा। अगर प्रश्न बने ही ना तो हम कह देंगे वो जो भेद होगा वो अकर्मक होगा। कैसे? या हम एक बात ये भी कहते हैं, जो हम पर निर्भर है,
या जो हम कह सकते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है, रोने लग गया भाई, वही हंसने लग गया, वही नाचने लग गया, खा रहा है, क्रम तो नहीं है ना, उसी पे डिपेंड है। उन सभी में अकर्मक क्रिया रहेगी। कौन सी क्रिया रहेगी? अकर्मक रहेगी। जैसे बच्चा रो रहा है, हम क्या का प्रश्न करें? बच्चा क्या रहा है? रो, एक जवाब वही आ रहा। राम क्या रहा है मीन्स अब हमें पता ही नहीं चल रहा सभी में क्या रहा है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। तो ये सभी उदाहरण जो है हमारे कौन से रहेंगे? अकर्मक के रहेंगे। कौन से रहेंगे? अकर्मक रहेंगे। मोहन क्या खाता है, क्रिया के साथ अगर प्रश्न करें मोहन क्या खाता है तो उत्तर क्या आएगा? सेब। तो अगर आपका आंसर जो है बिल्कुल मिला, क्रिया के साथ हम करें मोहन बच्चा क्या रो रहा है तो उत्तर नहीं है, या राम क्या कूद रहा है कोई उत्तर नहीं है, बच्चा क्या खाता है तो उत्तर है क्या? सेब। तो इस प्रकार से आप केवल और केवल 10% ही ठीक कर पाएंगे, सारी क्रिया ठीक नहीं कर पाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं में आते हैं वो कभी भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतना सोचते हैं कि हमें ये आता है तो कभी ये भूलना कि आपको क्रिया के उस पॉइंट पे अब तक नहीं गए होंगे, फिर वो रट्टा लगाने वाली बात होगी। सीता क्या रही होगी तो कुछ इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो हमारे पास सकर्मक का जो उदाहरण है इसमें वो कौन सा है? सी रहेगा। जैसे मोहन सेब खाता। तो हम इस बात को नोट करके जरूर लिख लेते हैं कि अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का जो आंसर है वो ठीक आता है, सही आता है, तब तो सही उत्तर आ रहा है, तब तो हम कहेंगे वो क्रिया का जो भेद होगा वो कौन सा होगा? सकर्मक होगा। अन्यथा वो क्रिया का जो भेद होगा वो कौन सा होगा? अकर्मक होगा। ठीक है। लेकिन ये जो चीज है वो केवल आपको प्रारंभिक शिक्षा है, जैसे 6-7 कक्षाएं जो होती है उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, और आजकल हमें वही नहीं आ रही है क्योंकि हमारी जो कंपटीशन परीक्षा है वो एनसीईआरटी बेस 6 से 12 की जो बुक हैं आप उनको जरूर पढ़ना, उनसे परीक्षाएं कभी बाहर गई ही नहीं है। लेकिन हम पढ़े तो ठीक है ना, अब पढ़े तो वो तो पास हो जाएंगे। फिर तो हम उस चीज को जरूर एक बार नोट करें। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी या आपने इसको नोट किया होगा। अब हम बात करते हैं, कई बार क्या है, ये बातें एग्जामिनर को भी पता है, ये बातें एग्जामिनर को भी पता होती है कि भाई बच्चा कहाँ गलती करेगा। ठीक है। हम एक अन्य उदाहरण से सीखते हैं कि ये था पहला पॉइंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आपकी क्रिया को ठीक करवाएगा वो अब और करते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं कि वह नंबर 1, वह रात भर सोती रही, वह रात भर सोती रही, नंबर 1 का जो उदाहरण। नंबर 2 ले रहे हैं, वह दिन भर खाता रहा, दिन भर खाता रहा। ऑप्शन हमारा जो 3 है वो हम ले रहे हैं कि वह सदा ही दुहाता है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हम जो उदाहरण ले रहे हैं, उसी ने ही बोला था, उसी ने ही बोला था। अब आपको इन वाक्य में यह बताना है कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जो हम अब करके आ रहे थे वो कंडीशन लगा दी जाए तो चारों में ही लग रही है। जैसे उसी ने क्या बोला था, कोई उत्तर नहीं है। वह सदा ही क्या दुआती है, कोई उत्तर नहीं था क्योंकि कर्म नहीं है यहाँ। वह दिन भर क्या खाता रहा, कोई उत्तर नहीं है।
वह दिन भर क्या सोती रही, कोई उत्तर नहीं है। इसका मतलब तो वो चीज हमें कंफ्यूज कर रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि जो हम पहले क्या के प्रश्न को पढ़ के आ रहे हैं वो केवल और केवल आपको 10% ही ठीक करवाएगी। अब हम एक आधार और बनाते हैं कि अब हम इस पॉइंट पे, यानी कि डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या चीज है, यानी कि एग्जामिनर आपको क्या दे रहा है, हमें उस पॉइंट पे ही तो सोचना है, ऑप्शन पे ही सोचना है कि वो क्या दे रहा है। देखिए हम प्रश्न तो क्या का ही कर रहे हैं, प्रश्न तो क्या का ही करेंगे, लेकिन अगर जिस प्रश्न का जो आंसर है वो काल्पनिक तौर पे बनता है, यानी कि हम काल्पनिक तौर पे उस प्रश्न को कि करण है तो किसी में ही नहीं है, फिर भी हम उत्तर कैसे करेंगे कि अगर वो काल्पनिक तौर पे उसका कोई न कोई उत्तर बनता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी, तो वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। अगर नहीं बन रहा है तो अकर्मक है। अब हम उस उदाहरण से समझते हैं, आप इस बात को बिल्कुल नोट कर के लिख लेना कि ये परीक्षा के वो पॉइंट से हम गुजर रहे हैं जहां आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए वह सदा ही दुहाता है, क्रिया ये ना, वह सदा ही दुहाता है। अब हम काल्पनिक सोचें, क्या दुहाता है, दूध निकालना मीन्स, तो क्या दुहाता है, बकरी का या भैंस का या गाय का, मीन्स इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमें मिल रहा है, क्या भैंस मिल रहा है, गाय मिल रहा है, बकरी मिल रहा है, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि यहां आंसर आएगा। तो ये जो भेद है वो कौन सा हो गया, सकर्मक हो गया। उसी ने ही क्या बोला था, बोला होगा, बोलने में मतलब हम सोच सकते हैं। अब सोचिए आप क्या बोला होगा, सच झूठ आया, यानी कि यहां भी हमारे पास प्रश्न का जो आंसर है वो आ रहा है, क्या सच बोला होगा, झूठ बोला होगा, काल्पनिक सोच रहे हैं, आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये जो भेद है वो भी कौन सा है, सकर्मक है। वह दिन भर खाता रहा, मीन्स क्या खाता रहा, हम जवाब आ सकता है यहाँ, खाना खाता रहा होगा, सेब खाता रहा होगा, आम खाता रहा होगा, कुल्फी खाता रहा होगा, कुछ न कुछ तो वो खाता रहा होगा। तो इसका आंसर जो है वो हमें बिल्कुल कल्पना करें तो इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये भी भेद किसका है, सकर्मक का है। तो ये भी सकर्मक का है, ये भी सकर्मक का है। अब ये कहे कि वह रात भर सोती रही, क्या सोती, इसका कोई कल्पना नहीं है और इसका कोई उत्तर नहीं है। तो हमारा जो भेद होगा हम ये कह सकते हैं, ये जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, अकर्मक का होगा। कौन सा होगा, अकर्मक का होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है हमें यही बताना था कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक रहेगा। तो इस बात को आप नोट करके लिख देना। पॉइंट नंबर 2 जो था वो यही था कि जब हम क्या का प्रश्न करें और वो काल्पनिक उत्तर बनता है तब हम ये कह देंगे कि वो जो क्रिया का भेद है वो कौन सा है, सकर्मक है। अन्यथा वह जो भेद होगा वो कौन सा हो जाएगा, अकर्मक होगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक उदाहरण और लेते हैं। आप अपना आंसर जो है बिल्कुल कमेंट में रखिए कि क्या आने वाला है। तो हर एक चीज को आप ध्यान से समझिए, आपके हर एक पॉइंट को हम क्लियर करवाने वाले हैं। आपका सिलेक्शन किसी वजह से रुके, 1-2 पॉइंट, कई बार क्या होता है, पता है क्रिया सभी को आती है लेकिन हमें आज तक वो ऑथेंटिक बात नहीं पता है, जो परीक्षा की दृष्टि से आ रही है वो गलत हो रही है, हम वही तो ठीक करने जा रहे हैं। तो अब आपके लिए जो प्रश्न है वो ये रहेगा कि आप ये बताएं कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, क्रिया का जो उदाहरण है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आपने पॉइंट को अच्छे से समझा होगा तो आप
इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जल्दी डाल दीजिए। तो हम उदाहरण लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बात बात पर रोते हैं। ठीक है, ये पहला आपका उदाहरण हुआ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है जंगली लोमड़ी भाग गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तीसरा जो है आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, देर तक सोते हैं। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है पापा ने मम्मी को फोन किया। ठीक है, ये हमारे उदाहरण हैं। आप इन उदाहरण में से ये बताना है कि कौन से वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कुछ न कुछ चीजें जो होगी वो आपके लिए लगेगी कि इसमें तो सर आप पहले कर रहे थे वही चीजें आ रही हैं। तो हमें उस पॉइंट पे ही तो जाना है। आप अपना अपना जो ऑप्शन है वो जरूर कमेंट के अंदर डालिए, देखते हैं कि किन किन का सही आ रहा है। तो हमें क्या इसमें पॉइंट ध्यान रखना है, तो ये भी आप नोट करके लिख लेना। क्या पॉइंट है? प्रश्न हम क्या का ये करेंगे। अब हम बात करें हैं कि भाई क्या रोते हैं या कौन रोते हैं, तो हमारा जवाब क्या आएगा? हमारा जवाब आएगा छोटे बच्चे रोते हैं। ठीक है, कौन भाग गई, तो हम कहेंगे जंगली लोमड़ी भाग गई। यहां क्रिया क्या है? सोते हैं। तो कौन सोते हैं, तो आप कहेंगे आलसी बच्चे सोते हैं। आप इस पॉइंट को समझते जाइए। यहां क्रिया क्या है? किया। तो क्या किया, तो आप कहेंगे फोन किया। क्या किया, तो फोन किया। जब हम क्या या कौन का प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का जो उत्तर है वो कर्ता आता है, उस प्रश्न का जो आंसर है वो कर्ता आता है, तो वह क्रिया जो होगी वो कौन सी होगी? अकर्मक होगी। कौन सी होगी? अकर्मक होगी। उम्मीद मानता हूं ये बात आज तक जिंदगी में कभी सीखी नहीं होगी। और हम इस पॉइंट पे ही तो आके क्या है, अब परीक्षा में देखते हैं जी सारे ही उत्तर ठीक थे, या इन प्रश्नों का तो हम क्या मानते हैं कि एचएसएससी या कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये कहते हैं कि उनमें तो सारे ऑप्शन एक जैसे ही आ रहे थे, मीन्स अकर्मक वाले ही आ रहे थे। लेकिन नहीं, आप पॉइंट को पकड़िए। तो कौन रोता है? छोटे बच्चे। ये इस वाक्य में कर्ता था। कौन भाग गई? तो लोमड़ी। ये भी इस वाक्य में क्या है? कर्ता है। इसका मतलब इसमें भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन देर तक सोते हैं, तो यहां जो है वो क्या है? आलसी बच्चे। तो हम इसमें कहेंगे कि यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो हमें जो पूछा गया है वो क्या है? सकर्मक क्रिया। तो हमें ये बताना था कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो क्या किया, देखो, तो फोन। अब हमारा जवाब ये आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य के अंतर्गत हमें सकर्मक क्रिया मिलेगी। उम्मीद मानता हूं कि ये भी बात आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। 2000 वाला नोट डाल दीजिए कि इस पॉइंट को नोट करने में कि क्या या कौन का प्रश्न किस से करेंगे, ये भी देख लेना। ये प्रश्न क्रिया से ही किया जाएगा। ये प्रश्न भी वाक्य में क्रिया के साथ ही किया जाएगा। अगर हम क्रिया के साथ वो प्रश्न करते हैं, उत्तर हमारा कर्ता मिलता है, तो वाक्य में वो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। अगर वो कर्ता ना मिलकर कोई और उत्तर आता है, जैसे पापा ने मम्मी को फोन किया, तो क्या किया? फोन। तो उत्तर हमारा कर्ता नहीं आ रहा है, क्रम आ रहा है। इसका मतलब उस वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया है वो कौन सी होगी? सकर्मक। ये वो पॉइंट है जो हम सीखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से जो नोट डाल के पॉइंट को नोट करते जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम इसको सीख रहे हैं। अभी भी इतना पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है,
50% हमारे उदाहरण सही हो सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में आप 50% ये मान सकते हो कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो बात रहेगी वो हमारी ये रहेगी कि इसको भी आप नोट में रखिए। क्या नोट है? जैसे कि मैं आपको 2 उदाहरण लिखता हूं। सूर्य उगता है, पानी बहता है, पानी बहता है। आप ये बताइए कि इन दोनों वाक्य में कौन कौन सी क्रिया है? तो अगर हम बात करें पानी बहता है तो पानी का जो काम है ना वो क्या है? बहना ही है। या हम बात करें सूर्य उगता है तो सूर्य का काम क्या है? उगता है, उगना ही है। इसका मतलब क्या है? ऐसी कुछ चीजें होती है जो प्रकृति पर निर्भर है, जो स्वतः ही होती है, कोई करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जॉब होगी जो भाई सूर्य को उगाने का काम करेगी। ठीक है, या ऐसा कोई काम नहीं है कि पानी को ले भी तू बहे, तो वो खुद नहीं, वो अपने आप ही बहता है। तो वो जो पॉइंट है जो प्रकृति पर आपका निर्भर है, जो स्वतः खुद ही हो जाता है, उन सभी में क्रिया का जो भेद होगा वो कौन सा होगा? अकर्मक होगा। कौन सा होगा? अकर्मक होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम वो 2 पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, पेड़ से डाली टूट गई। एक ये वाक्य है, राम ने पेड़ से डाली तोड़ी। तो आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों वाक्य में क्रिया का जो भेद होगा वो कौन सा होगा? यही तो प्रश्न हमें क्या है, मार खाते हैं हम, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ऐसा ही तो पढ़ा था। यही तो तुक्का लगाना है कि ऐसा तो हमने पढ़ा था, उनमें तो अकर्मक था, या ऐसा पढ़ा था उसमें सकर्मक था। लेकिन अगर आप उसके पॉइंट को ही नोट कर लें तो अपने आप ही कंसेप्ट आपके क्या हैं? क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि पेड़ से डाली टूट गई, ये किसी ने तोड़ी नहीं है, खुद ही टूटी है। तो हम ये कहेंगे ये तो स्वतः ही हुआ है, खुद ही हुआ है। तो आपका ये जो भेद होगा वो कौन सा है? अकर्मक है। वो कौन सा है? अकर्मक है। राम ने पेड़ से डाली तोड़ी, इसका मतलब ये काम किसी ने किया है, खुद नहीं हुआ है। तब आप इस वाक्य में कौन सी क्रिया करेंगे? सकर्मक क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे? सकर्मक क्रिया करेंगे। जैसे कि कोई एक और उदाहरण हम लेते हैं जिनसे एक बातें और अच्छे से क्लियर हो। और ये जो पॉइंट है आपका बहुत अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जैसे कि सिर में खुजली आती है भाई, जे अच्छे टॉपिक तैयार करोगे तो ये खुजली नहीं आएगी। जे टॉपिक ठीक ढंग के तैयार ना करे तो खुजली आएगी। क्योंकि आज पेपर दे लें, हालत वही है, क्योंकि ये 7 अगस्त जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो सिर में खुजली आती है। एक लिखते हैं, राम सिर खुजलवाता है। तो यहां हम दोनों उस पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो बताएं कि कौन सी क्रिया रहेगी? सिर में खुजली आती है। तो हम इसमें क्रिया जो देखें, खुजली आना, ये खुद ही आ रही है, स्वतः ही आ रही है। तो आपका ये जो भेद होगा वो तो कौन सा है? अकर्मक है। राम सिर खुजलवाता है, ये खुद करवा रहा है वो, तो ये जो भेद होगा वो कौन सा होगा? सकर्मक का होगा। वो कौन सा होगा? सकर्मक का होगा। ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप इस पॉइंट को क्लियर करिए। अब ये मानता हूं
कि वो जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन वो डालते हैं, हम उन पॉइंट पे वाकिफ हैं। क्रिया का जो टॉपिक है वो अब आपका कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद मानता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक दो उदाहरण आपको परीक्षा में आए हुए हैं वो और ले लेते हैं। जैसे कि आपको इनके लिए आंसर बताने हैं, तो हम अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इसका सेकंड वीडियो भी जरूर बनाएंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि कौन कौन से आपके परीक्षा में आज तक जो आए हो वो सारे प्रश्न हम डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 2 ऐसे उदाहरण हम लेके आ रहे हैं जिनका जवाब आप कमेंट में रखना, कि बताएं कि इन 2 में ही बता देना कि इन दोनों वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया का भेद है वो कौन सा है। जैसे कि राम रोता है, राम रोता है और ठूंठ खड़ा है। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, चलिए मैं सी और डी और लिख देता हूँ, क्वेश्चन ही पूरा कर देते हैं। श्याम कूद रहा है, ठीक है, और मोहन नहा रहा है। हमें ये बताना है कि इन वाक्य के अंतर्गत सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। इस प्रकार के जो हिंदी के टॉपिक हैं वो 5-7 वीडियो के अंतर्गत पूरे करवा दिए जाएंगे। आप चिंता मत करिए, किसी भी प्रकार की आप चिंता करने की कोशिश ही ना करो। हिंदी विषय के अंतर्गत आपके इस तरीके से ऑथेंटिक टॉपिक जो हैं और जो ऑथेंटिक तरीके से करवा दिए जाए, कभी आपके गलत होंगे ही नहीं। तो सभी साथियों को मेरा राम राम इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप विवेकानंद जो चैनल है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके अंतर्गत जो वीडियो वो पूरी की पूरी देखते जाएं। और लक्ष्य एकेडमी फतेहाबाद ऑफलाइन का एक ऐसा संस्थान है जहां आपके हर सपनों को पूरा कर दिया जाएगा। उम्मीद मानिए कि आप अगर सच्ची लगन से पढ़ना चाहते हैं या नौकरी लगना चाहते हैं तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर दीजिए। राम राम साथियों, मिलते हैं।